वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर पीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इस वीडियो में मैंने इंडियन हिस्ट्री को एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के संदर्भ में किस किस माइलस्टोन से होकर गुजरना पड़ा है उसकी समरी बताने की कोशिश की है। दोस्तों, धरती पर मानव का इतिहास लगभग 15 लाख साल पुराना है। जावा मैन एक वानर मानव था जो सीधा चलता था, जैसे कि उसके बायोलॉजिकल नेम होमो इरेक्टस से पता चलता है। दोस्तों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसा आप होमो इरेक्टस से समझ रहे हैं, ये नामकरण की एक पद्धति है जिसमें हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड डिनोट्स द स्पीशीज। जावा मैन डेवलप होकर क्रो मैग्नन मैन बना और यही क्रो मैग्नन मैन फाइनली डेवलप हुआ मॉडर्न मैन में, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने ह्यूमन इवोल्यूशन को अलग अलग युगों में बांटने के लिए 3 एज सिस्टम दिया था, जिन्हें हम स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के नाम से जानते हैं, यानी कि पाषाण युग, पीतल युग और लौह युग। पाषाण युग यानी स्टोन एज was further divided into old stone age, middle stone age and new stone age. ओल्ड स्टोन एज में मानव एक फूड गैदरर था और पत्थर के टूल्स यूज करता था जो बिल्कुल क्रूड फॉर्म में होते थे। धीरे धीरे उसने टूल्स को प्रॉपर शेप देना शुरू किया और इन टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहा जाने लगा। He also started domestication of dogs and मिडिल स्टोन एज खत्म होते होते एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। और न्यू स्टोन एज को हिस्टोरियंस पहली कृषि क्रांति से भी जोड़ते हैं। नियोलिथिक एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में मानव के रहन सहन के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया था। इंसान ने क्रॉप्स को कल्टीवेट करना और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। इस जमाने में टूल्स पॉलिश्ड पत्थर के बने होते थे। हैंडमेड पॉटरी और सरकंडों से बनी बास्केट्स के प्रमाण भी मिलते हैं। चावल, केला, मिलेट्स जैसे बाजरा और दालों की खेती ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में की जाती थी। इस एरा का एक और महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, और वो है डिस्कवरी ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि इस एरा में एक सिल्क वर्म से सिल्क बनाने की खोज हो चुकी थी। सिल्क पहनना उस जमाने से लेकर और आज के जमाने तक एरिस्टोक्रेसी की निशानी माना जाता है। स्टोन एज खत्म होते होते ब्रॉन्ज यानी कि पीतल का आविष्कार हो चुका था। पीतल कॉपर और टिन को मिक्स करके बनता है और इसीलिए ये एक अलॉय है। ब्रॉन्ज एज इज थॉट टू बिगन इन मेसोपोटामिया, मीन्स ये जो रिवोल्यूशन है ब्रॉन्ज एज का, ये मेसोपोटामिया से शुरू होकर के स्प्रेड हुआ इजिप्ट और इंडस वैली की तरफ। इस युग में हल का आविष्कार हुआ जो आज तक हमारे किसान भाई प्लॉइंग में इस्तेमाल करते हैं। Irrigation facilities in the form of canal were developed and seeds were sown with the help of dibbling. दोस्तों, कॉपर कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है और ये ब्रॉन्ज का एक मेजर कंपोनेंट है और इसीलिए ब्रॉन्ज एज आयरन एज से पहले आया। आयरन एज की शुरुआत लगभग 1200 ईसा पूर्व हो गई थी। इस दौर में आयरन टूल्स यूज होने शुरू हो गए थे जो कॉपर और ब्रॉन्ज से ज्यादा मजबूत होते थे। स्टील का इन्वेंशन भी इस युग की देन है। जूट की कल्टीवेशन शुरू हो गई थी और पेड़, पशुओं और पक्षियों की पूजा का वर्णन भी हमें बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों में मिलता है। इन्हीं सब के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नींव पर रखा गया है, जिसमें प्रकृति की सभी बायोटेक कम्युनिटी के मेंबर्स को इक्वल वैल्यू दी जाती है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर पाषाण युग से
प्री इंडिपेंडेंस एरा तक की जर्नी समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं। लगभग 12,000 से 9,500 साल पहले तक इंसान फूड गैदरर के रूप में अपना जीवन यापन करता था। कृषि क्रांति की शुरुआती दौर में गन्ना, केला, अदरक उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। एंड द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड इन दिस पीरियड वाज डॉग। उसके बाद के दौर में कई और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के समकालीन समय में हल का आविष्कार हो चुका था। दोस्तों, पहिए के आविष्कार की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन में व्हील्ड कार्ट्स, पर्शियन व्हील्स और कपास को काटने के लिए चरखे का उपयोग किया जाता था। इसी के आसपास के दौर में सिल्क का उपयोग बहुतायत में किया जाने लगा। दोस्तों, भारत में 1500 साल पहले कृषि में टैंक इरिगेशन का इस्तेमाल काफी मात्रा में होने लग गया था। इस वक्त गुप्ता डायनेस्टी के काल में शुगर को यानी चीनी को क्रिस्टलाइज करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। साउथ इंडियन किंग्स यूज्ड टू ट्रेड फॉर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर एग्रीकल्चर सिस्टम को रन करने के लिए जो फाउंडेशन पिलर्स की जरूरत होती है वे सभी इसी काल में विकसित हो चुके थे, जैसे प्लॉइंग, मैन्योरिंग, वीडिंग यानी खरपतवार हटाना, इरिगेशन फैसिलिटीज और क्रॉप प्रोटेक्शन। इन सब की वजह से एग्रीकल्चर वाज इन द ब्लूमिंग फेज एट दैट टाइम। लगभग 1000 साल पहले राजा हर्षवर्धना के काल में चावल की क्विक ग्रोइंग वैरायटीज और बासमती चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं। इस काल में पर्शियन व्हील, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, उसका उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में अलग अलग डायनेस्टीज के राजाओं ने इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा देकर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर ध्यान देकर कृषि को नए आयाम दिए थे। दोस्तों, भारत को अपने अधीन करने की चाह सिकंदर को भी यहां खींच लाई थी। 7वीं शताब्दी में अरब्स इस सोने की चिड़िया को कॉन्कर करने के लिए जब भारत आए तो अपने साथ बागबानी की कला भी लाए। खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी अपने निरंकुश शासन के लिए कुप्रसिद्ध है। इस समय किसानों की स्थिति बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गई थी। दोस्तों, मुगल काल में स्थिति कुछ सुधरी क्योंकि कई मुगलों ने खेती की अलग विधाओं पर ध्यान दिया। अकबर ने एक सुव्यवस्थित कृषि प्रणाली को लागू किया। इस समय किसान सीड ड्रिल्स, जो कि सीड डिबलर का एक विकसित रूप है, उसका प्रयोग करने लग गए थे। मुगल काल में ही सिल्क वर्म्स की खेती, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, उसका बंगाल एक मेजर अट्रैक्शन या सेंटर बन चुका था। दक्षिण भारत में स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स विश्व विख्यात होने के कारण कई यूरोपियन सेलर्स छोटे ट्रेड रूट्स ढूंढने की दृष्टि से भारत की खोज में निकले। वास्को ड गामा, जो कि एक पोर्चुगीज सेलर था, उसने भारत पहुंचकर यहां नए फलों को इंट्रोड्यूस किया, जैसे अनानास, पपीता और काजू। इसी समय कॉफी को इथोपिया, अबाइसिनिया से आयात करने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चाय, जो आज हर घर में पी जाती है, वो उस समय प्रचलित नहीं थी। अब हम बात करेंगे कॉलोनियल ब्रिटिश एरा की। ब्रिटेन ने लगभग 150 साल तक भारत को अपनी कॉलोनी बनाकर रखा। इस दौरान उन्होंने वही क्रॉप्स को ज्यादा मात्रा में उगवाया जो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल देती थी, जैसे नील, अफीम, कपास आदि। दोस्तों, ब्रिटिशर्स को भारत तो क्या, पूरा विश्व एक मैन मेड त्रासदी के लिए कभी माफ नहीं कर पाएगा। जी हां, बंगाल फेमिन, जो कि 1943 में हुआ था, उसने न जाने कितने भारतीयों की जिंदगी ले ली। स्थिति उतनी खराब नहीं थी दोस्तों, जितनी तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी खराब पॉलिसीज की वजह से बना दी थी। यह ब्रिटानिया हुकूमत द्वारा एक्सप्लॉयटेशन की चरम सीमा थी। दोस्तों, जैसे रात के बाद सवेरा होता ही है,
वैसे ही 1947 में बहुत संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। यह भारत के विकास का एक नया युग है, इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर पॉलिसीज को मैं एक अलग वीडियो लेकर उसकी डिटेल्स बताऊंगी। वीडियो के अंत में कुछ सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों, आपसे हर काल के प्रॉस एंड कॉन्स या फिर जो मेजर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज या एग्रीकल्चरल पॉलिसीज लागू हुई हैं उस एरा में, जिन्होंने कृषि की दिशा और दशा बदल दी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।